एक पुलिस सुपरिटेंडेंट $1 और पुलिस प्रमुख के लिए 20,000। मादक पदार्थ तस्कर पाब्लो ने इसी तरह से उसका विरोध करने वाले पुलिसकर्मियों को निपटाया। कोलंबिया सरकार के अनुसार उसके हाथों मारे गए पुलिसकर्मियों की संख्या 1,000 से अधिक है, लेकिन ये पाब्लो के लिए मात्र एक छोटी बात थी। उसके पास 40,000 लोगों की निजी सशस्त्र सेना थी। कोलंबिया सरकार द्वारा उसे अमेरिका भेजने का विरोध करने के लिए उसने अपनी सेना से न्यायपालिका की इमारत को जला दिया। उसने सरकार पर दबाव डालने के लिए एक नागरिक विमान भी बम से उड़ा दिया, जिसमें 120 निर्दोष मारे गए। लेकिन ऐसा निडर आदमी युवा उम्र में ही जल्दी मर गया। ऐसा एक शैतान गरीब लोगों की नजर में हीरो जैसा था। वह अक्सर गरीबों को पैसे देता, उनके लिए मुफ्त घर बनवाता और दवाएं भेजता। बारबरो गरीबों के बीच बहुत पसंद किया जाता था और इसी वजह से उसने राष्ट्रपति चुनाव में भी हिस्सा लिया, जो चौंकाने वाला था। और अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक घटना है। प्रारंभ में पाब्लो ने मादक पदार्थों के व्यापार से शुरुआत नहीं की थी, पर रुक गया। इसके बाद उसने अपने पास की सबसे अच्छी वस्तु उठाई और एक नए स्थान पर जाकर अपना पुराना काम फिर से शुरू करने की तैयारी की। अपने एक दोस्त के परिचय से वो बारबरो से मिला। कॉकरोच बारबरो के माध्यम से ड्रग्स को कोलंबिया में बेचना चाहता था, लेकिन बारबरो की महत्वाकांक्षाएं कहीं ज्यादा बड़ी थी। पाब्लो का काला साम्राज्य आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। वो पहले चिल्ला के ड्रग बनाने के अड्डे पर गया, ड्रग के निर्माण प्रक्रिया और उत्पादन की स्थिरता को समझने के लिए। पहली बार में ही उसने 50 किलोग्राम माल लिया, लेकिन चिल्ला सोच रहा था कि इतनी बड़ी मात्रा को कैसे बाहर ले जाया जाए। हालांकि उसने बाबुलो की क्षमता को कम आंका था। उन्होंने स्थानीय रूप से 3 कारें खरीदी, फिर माल को कारों में छुपा दिया और आराम से निकल गए। और इस एक बार में ही उसने $6 लाख कमा लिए। ये कमाई की रफ्तार तस्करी से कहीं ज्यादा तेज थी। इसके बाद पाब्लो ने एक व्यक्ति को ढूंढा जिसका नाम था शेर अमेरिकी। उसके लिए एक विशेष सूट तैयार करवाया और माल को उसकी जेब में छुपा दिया। उस समय के अमेरिकी कस्टम ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। शेर आराम से माल को अमेरिका ले गया और फिर $1 कोला लेकर कोलंबिया वापस आया। 1 महीने में ही उसने 20 बार यात्रा की, लेकिन यह पाब्लो की जरूरत को पूरा नहीं कर सका। पाब्लो की भूख को देखते हुए उसने ट्रक का उपयोग करके सीधे ड्रग्स की तस्करी करने का निर्णय लिया। ट्रक के ऊपर टनों आलू लदे होते और टायरों के अंदर भरी होती थी हेरोइन। शेर ने एक नई तरकीब निकाली। वह कई लड़कियों को ले आया और उन्हें छोटी पेन किट्स को निगलने के लिए कहा। एक बार में वे 50 पेन किट्स तक निगल सकती थीं। प्रत्येक लड़की को $15,000 का इनाम मिलता था। 80 के दशक में ये निश्चित रूप से एक बड़ी रकम थी और भाई गुस्तावो ने एक प्लेन की व्यवस्था की। उन्होंने प्लेन से अनावश्यक चीजों को हटा दिया ताकि एक बार में अधिक माल ले जाया जा सके। कई टन माल की ढुलाई। अमेरिका के ड्रग डीलर पहले से हाईवे को बंद कर देते थे, अन्य वाहनों को गुजरने से रोकते हुए, जबकि विमान सीधे हाईवे पर उतरता था। इस दौरान सभी ड्रग डीलर एकत्र हो जाते थे और विमान से सारे ड्रग्स उतारकर पिकअप ट्रक में डाल देते थे। बड़े मुनाफे के सामने विमान एक बार उपयोग में लिया जाता था। कुछ ही महीनों में पाब्लो ने खूब कमाई की। नकदी इतनी थी कि उसे कहीं छुपाने की जगह नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी माँ के सोफे के नीचे भी $1 भरे हुए थे। पाब्लो की प्रतिशोध ने अन्य मादक पदार्थों के तस्करों की ईर्ष्या को भड़का दिया। वे सब इसमें हिस्सेदारी करना चाहते थे और पाब्लो को भी पता था कि केवल मिलकर ही वे बड़ा और मजबूत कर सकते हैं। उसने उदारता से अपनी चैनलों को प्रस्तुत किया और उनसे 50% कमीशन लिया, जबकि सबसे जोखिम भरा परिवहन वह स्वयं संभालता था। यह अन्य ड्रग डीलरों के लिए एक मुफ्त का सौदा था, इसलिए वे सभी पाब्लो के व्यवसाय में शामिल हो गए। जैसे जैसे माल की मात्रा बढ़ने लगी, समस्याएं भी आने लगी। सबसे पहले था झींगुर, जो पूरे दिन निर्जन पहाड़ियों में रहता था और पाब्लो अधिकांश लाभ ले जाता था, जिससे झींगुर असंतुष्ट हो गया। फिर भी नहीं। इसके बाद पाब्लो को मुसीबत में फंस गया। उसकी माल पुलिस ने जब्त कर ली। पाब्लो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसने उनका डांट फटकार लगाया, क्योंकि यहाँ के पुलिस वाले हमेशा उसकी काली कमाई लेते थे। इस समय कप्तान ने पाब्लो को बताया कि इस बार माल की कीमत 40 लाख है, लेकिन तुमने हमें सिर्फ 15 लाख दिया है। पाब्लो को सुनकर ही समझ आ गया कि उसे अंदर के किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है, क्योंकि पुलिस को बाजार के भाव नहीं पता होते, इसलिए उसने सीधे 1 लाख दे दिए। शर्त यह थी कि वे भीतरघात करने वाले का नाम बताएं। इससे भी अधिक गुस्सा तो तब आया जब पता चला कि तिलचट्टा न केवल पुलिस थाने में जाकर जानकारी दे रहा था, बल्कि उसने अपनी मर्जी से मियामी में ड्रग्स तस्करी की थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस व्यक्ति से वह सौदा कर रहा था वह वास्तव में अमेरिकी नारकोटिक्स अधिकारी था, और ऐसा लग रहा था कि वे सबूत सहित पकड़ने वाले थे। अमेरिका की अदालत भी सिर्फ पैसे को पहचानती है, इंसान को नहीं। $2 लाख की जमानत देने पर जेल से रिहाई मिल सकती है। बारबारो कभी भी अपने छोटे साथी को नहीं छोड़ेंगे। रात में हत्यारा कोलंबिया भागने की उड़ान पर बैठ गया। तिलचट्टे का इंतजार सिर्फ गोली मारे जाने का था। नहीं कोई तूफानों के पास पैसे इतने ज्यादा हो गए थे कि रखने की जगह नहीं थी, और यह अवैध नकद बैंक में भी नहीं रख सकते थे। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग करना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गई। इसलिए बाबोलुओ ने एक टैक्सी कंपनी खरीद ली, जो दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई। अन्य डूफैनों ने कुछ ने एक खदान खरीदी, कुछ ने पूरी रेस कोर्स खरीदी। चिलोनबिया की फुटबॉल टीम का 70% डूफैनों की संपत्ति होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बाबोलुओ ने कई पिकासो की मशहूर पेंटिंग्स भी खरीद ली। भाई स्टावो ने उसे थोड़ा कम ध्यान आकर्षित करने की सलाह दी, नहीं तो निश्चित ही कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। वास्तव में अमीरों की सूची में शामिल हो चुके ड्रग डीलरों पर एक विरोधी सरकारी गुरिल्ला समूह की नजर पड़ चुकी थी। वे ड्रग डीलरों के परिवार को अगवा करने की योजना बना रहे थे ताकि उनसे भारी फिरौती वसूली जा सके। मूल रूप से पाब्लो उनका मुख्य लक्ष्य था, लेकिन गरीबों में उसकी बहुत ऊंची प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्होंने एक ओछोया नामक ड्रग डीलर को निशाना बनाया और फिर शहर के बीचों बीच उसके परिवार को अगवा कर लिया।
इस कदम ने सीधा तस्करों को नाराज कर दिया। बाबरो ने राजधानी बोगोटा के सबसे लग्जरी होटल को बुक कर लिया और सभी तस्कर एक साथ आने और रणनीति पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। बाबरो ने सुझाव दिया कि वे सभी एक एंटी किडनैपिंग संगठन बनाएं, मिलकर सैनिकों की ट्रेनिंग करें और पुलिस को रिश्वत दें। इस तरह से विश्व का सबसे प्रसिद्ध मिडिल ड्रग कार्टेल आधिकारिक तौर पर स्थापित हुआ। भले ही सरकारी सेना का गुरिल्ला बल के खिलाफ कोई उपाय नहीं था, लेकिन हाथ पैरों में लंबा बाबरो हमेशा मौके पकड़ने में सक्षम था। ड्रग विक्रेताओं के उसके परिवार को मारने के डर से उसने चुपचाप ओछुआ की पत्नी को रिहा कर दिया, लेकिन आखिरकार वे बाबरो के हत्थे चढ़ गए। हालांकि खून के प्यासे बाबरो ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रकार पाब्लो के पास एक वास्तविक सेना थी। इस समय वह केवल एक धनी ड्रग डीलर बनने से संतुष्ट नहीं था, बल्कि इस देश का मालिक बनना चाहता था। न्यायाधीश को सुनवाई से पहले एक रहस्यमयी पत्र मिला। इसके बाद उसने काला मुखौटा पहन लिया, जैसे कि उसने खुद को पहचान छिपाने के लिए डाका डाला हो। इसके बाद उसने अभियुक्त को मादक पदार्थ तस्करी के अपराध में दोषी ठहराया और उन्हें अमेरिका में हिरासत में भेज दिया गया। अंततः मादक पदार्थ तस्कर को 135 वर्ष की सजा सुनाई गई और वह रहस्यमयी पत्र वास्तव में ड्रग लॉर्ड पाब्लो के हाथ से था, जिसमें लिखा था कि न्यायाधीश मादक पदार्थ तस्कर को अमेरिका न भेजे, अगर नहीं माने तो उसे गायब कर दिया जाएगा। अंततः न्यायाधीश ने अपनी सीमा का पालन किया और बोलो दुश्मनों के साथ जिस तरह बर्ताव करता था, उसी वजह से वह पृथ्वी पर सबसे हठीले ड्रग कार्टेल को नियंत्रित करता था। अमेरिका में 60% ड्रग्स का आपूर्ति बबोलुओं के द्वारा होती थी, जिससे हर साल करोड़ों डॉलर अमेरिका से उसके खाते में बहते थे। हिजू बबूनियन में बबोलुओं की संपत्ति 50 अरब से अधिक हो गई थी। हमेशा भले व्यक्ति थे जो ड्रग्स की तस्करी के बल पर फोर्ब्स की अमीरों की सूची में शामिल हुए और वो अमीर बनने के बाद भी अपने जन्मस्थान को कभी नहीं भूले। पाब्लो ने गरीबों के लिए बहुत सारे घर बनाए। वह अक्सर गरीबों को पैसे देता था। उसने यहाँ तक कि बच्चों के खेलने के लिए एक चिड़ियाघर भी बनवाया। स्थानीय लोग उसे बहुत प्यार करते थे। हालांकि इस प्यार ने उसे जीवन की सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। आपको यह फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में मौजूद